Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and founder CMT, Center of Mantharvi and also founder of this academy, CMT Academy. I was launching for the Gulf license examination, especially for the physiotherapists. But now I am also targeting the other license examination, which are primarily given by the physiotherapists to work in different countries and states. Well, उसका एक प्रोजेक्ट है एकेडमी में मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ और जिसमें 10 सब्जेक्ट्स में से वन ऑफ द सब्जेक्ट वी हैव कार्डियो पल्मोनरी व्हाट वी कैन से कार्डियोपल्मोनरी में एक टॉपिक है चेस्ट फिजिकल थेरेपी। तो उसके ऊपर मैं डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर लेक्चर्स दे रहा था या डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ, फिर उसके रिलेटेड रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ। तो वन ऑफ द टॉपिक वी हैव द चेस्ट फिजिकल थेरेपी, सीपीडी जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक आर्टिकल है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन का ब्लॉग है और कम्युनिटी ब्लॉग में ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि चेस्ट फिजिकल थेरेपी में से दो तीन क्वेश्चन थे जिनको क्लियरफाई करने के लिए मुझे चेस्ट फिजिकल थेरेपी का यूजुअली मैं ऐसे ही करता हूँ कि पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ और फिर उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस क्लियर करता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द चेस्ट पीटी, चेस्ट फिजिकल थेरेपी। और उसको हम क्या, तो चेस्ट पीटी जिसको सीपीटी भी कहा जाता है, एक एयरवे क्लियरेंस टेक्निक है। चेस्ट फिजिकल थेरेपी मतलब चेस्ट में अगर कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक है, लाइक कोई म्यूकस है या कोई भी जो आपका पूरा जो एयरवे है चेस्ट का, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोस्ट्रल टू द टिल द लंग्स, जो भी आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर उसके दौरान कहीं पर भी कहीं पर रुकावट है, उसकी क्लियरेंस टेक्निक को चेस्ट फिजियोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है, दैट इज द एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। एसीटी एक एयरवे क्लियरेंस टेक्निक है जिसका मकसद होता है टू ड्रेन द लंग्स ऑफ द लंग्स में से जो म्यूकस है उसको ड्रेन करना अल्टीमेटली। एंड इट मे इंक्लूड, अब उसकी कुछ टाइप्स हैं जिसमें परकशन है, जिसमें क्लैपिंग की जाती है, वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन कैन बी गिवन फ्रॉम मशीन एज वेल। वैसे तो परकशन भी मैनुअली और मैकेनिकल दोनों होती है। डीप ब्रीदिंग जो एक्टिवली करवाई जाती है पेशेंट से, हफिंग एंड कफिंग जिसमें पेशेंट्स को साथ साथ कमान दिया जाता है। तो 10 मिनट का ये पूरा इसको लगेंगे। तो लेट्स सी, इसको ये 10 मिनट्स में रीड है, हम इसमें देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है कि हाउ टू डू इट, सीपीटी कैसे करते हैं, कितनी देर तक करनी चाहिए, और ड्यूरिंग जब आप सीपीटी कर रहे हो तो वो कंफर्टेबली और केयरफुल क्या एहतियात हैं वो करने चाहिए। अगर हम इक्विपमेंट यहाँ से इनसे परचेज करते हैं नहीं करते वो अलग बात है। मेकिंग सीपीटी मोर इंजॉयबल मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, एंड देन इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल्स के को थोड़ा सा पढ़ते हैं। With the CPT, chest physical therapy, the person gets in different position according to the lobes of the lungs. लंग्स के लोब्स के हिसाब से हमें जो है वो परकस करना पड़ता है या जो एयरवे क्लियरेंस टेक्निक है वो अप्लाई करनी पड़ती है। तो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं डिफरेंट लोब के लिए, जिसमें हम ग्रेविटी को भी समटाइम यूज करते हैं टू यूज द ग्रेविटी अल्टीमेट टू समटाइम कुछ पोजिशनल पोजीशन ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें ग्रेविटी असेस करती है म्यूकस को ड्रेन करने के लिए, तो उसी को हम पोस्टल ड्रेनेज कहते हैं। और अगर हम मैनुअली करते हैं या मशीन के थ्रू भी करते हैं तो हमारे फाइव जो है पांच लंग्स हैं। एक लंग में तीन हमारे पास लोब्स होती हैं, दूसरे में दो, तो टोटल हमारे पास पांच लोब्स हैं दोनों लंग्स को मिला के। हर लोब की एक अलग अलग पोजीशन होती है। ईच पोजीशन इज डिजाइन टू सो दैट द मेजर पार्ट ऑफ द लंग इज फेसिंग डाउनवर्ड। तो हर पोजीशन जो है वो हर लोब के लिए डिजाइन की गई है। तो जो मेजर पार्ट ऑफ द लंग है दैट इज द फेसिंग डाउनवर्ड। व्हेन यूज्ड विद द परकशन, जब आप परकशन करते हो, क्लैपिंग करते हो, इट मे बी नोन एज अ पोस्टल ड्रेनेज एंड परकशन। तो उसको आप पीडी पी पोस्टल ड्रेनेज या पोस्टल ड्रेनेज एंड परकशन कहते हैं। दिस इज वेयर अ केयर गिवर मतलब जो अटेंडेंट है, पार्टनर है, दिस इज वेयर अ केयर गिवर अ पार्टनर कैन आल्सो क्लैप, जिसपे वो क्लैप या कप शेप हाथों की पोजीशन की जाती है और आप क्लैप करते हो ओवर द पेशेंट्स चेस्ट या वाइब्रेट करते हो टू द पर्सनस चेस्ट आर टू फर्दर डिसलॉज एंड मूव द म्यूकस टू द लार्जर एयरवेज। मतलब जहां पर रिस्ट्रिक्टेड है एरियाज में, वहां से म्यूकस निकाल के टू द लार्जर एयरवेज जहां से वो इजिली कफ आउट हो सके। मतलब पेशेंट के केस में, इंसानों के केस में तो मुंह होगा, तो जहां पर रिस्ट्रिक्शन है म्यूकस की वहां पर उसको परकस और वाइब्रेट करते करते हमने उनको लार्जर एरियाज की तरफ लाना है जहां से वो इजिली कफ। फिर हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप भी कफ करें। वो डिफरेंट लोब्स म्यूकस की पोजिशन बहुत सारे, अब जैसे सीओपीडी या बहुत सारे पर्मुलरी कंडीशंस हैं जहां पर वो परफॉर्म करते हैं। बहरहाल सीपीडी इज इजी टू डू, नॉर्मली देखा जाए तो बिल्कुल इजी है, लेकिन पोजीशन बड़ा मैटर करती है। पेशेंट की जो पोजीशंस हैं लोब्स के अकॉर्डिंगली वो बड़ा मैटर करता है। फॉर अ चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक ऐसा बेबी जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सीपीडी कैन बी डन बाय एनीवन, कोई भी कर सकता है। क्योंकि उसमें उसका केयर गिवर पेशेंट भी आ गया, पेशेंट का अटेंडेंट भी आ गया, बच्चे के माँ बाप हो गए, वगैरह वगैरह, सिबलिंग एंड फ्रेंड्स। इट आल्सो कैन बी डन बाय द पीटी, फिजिकल थेरेपिस्ट भी वो परफॉर्म कर सकता है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी कर सकता है, इवन नर्सेज भी, क्योंकि बच्चों स्पेशली डीलिंग विद द cystic fibrosis. But when we deal with the specific conditions, COPD, asthma, and the age is more, the vitals are very
व्हाट वी कैन से द कॉम्प्रोमाइज, तो हमने थोड़ा सा एहतियात करना होता है। सो हाउ टू डू इट, कैसे किया जाए? विद द पोस्टरल ड्रेनेज, द पर्सन जो बेबी होता है वो या तो लेटेगा या सिट करेगा डिफरेंट पोजिशन में, वो डिपेंड करेगा पार्ट ऑफ द लंग टू बी ड्रेन, जो आपका पार्ट ऑफ लंग टू बी टारगेटेड है, दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। नाउ दैट पार्ट ऑफ द लंग जो हाई है, जो टारगेटेड है, इज देन ड्रेन्ड यूजिंग द परकशन। फिर आप टेक्निक चूज करते हो, परकशन, वाइब्रेशन और ग्रेविटी। देन योर केयर टीम, जो भी आपकी केयर टीम होगी, दैट में टेलर दीज पोजिशन टू यू, टू योर और योर चाइल्ड्स नीड, वो अकॉर्डिंग टू द नीड फिर आपकी टीम भी उसके साथ एनकरेज करती है। व्हेन द पर्सन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज वन ऑफ द पोजिशन, अब जब इस तरह बेबी जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये वन ऑफ द पोजिशन है, मतलब एक केस है। नाउ द केयर गिवर कैन आल्सो क्लेप ऑन पर्सन चेस्ट वॉल, जो केयर गिवर है वो बच्चे की, जो पेशेंट है उसकी चेस्ट वॉल पे जो परकस करेगा। दिस इज यूजुअली डन फॉर 3 to 5 मिनट, नॉर्मली 3 से 5 मिनट के लिए वो परफॉर्म किया जाता है, एंड विच इज सम टाइम फॉलोड बाय द वाइब्रेशन, और इमीडिएटली सम टाइम, कभी कभार उसके बाद, परकशन के बाद 10-15 मिनट परकशन के बाद आप उस पे वाइब्रेशन भी कर सकते हो सेम एरिया पे, बट अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड आर ड्यूरिंग द टोटल 5 एक्सलेशन। मतलब आपने 10 से 15 मिनट परकशन की, क्लैपिंग की, उसके बाद वाइब्रेशन जो होती है वो 15 सेकंड के लिए करवाओ, या तो 15 सेकंड के लिए, या जब तक बच्चा जो है, बेबी पेशेंट जो है वो 5 बार सांस छोड़ एक्सहेलेशन परफॉर्म करे। सो द पर्सन इज देन डेफिनेटली अनकरेज। फिर 15 मिनट, 10-15 मिनट परकशन के बाद 15 सेकंड वाइब्रेशन के बाद पेशेंट को कहा जाता है कि अब आप जो है वो कफ या हफ करें, ताकि जो म्यूकस है वो लंग से बाहर निकले। तो मतलब ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, परकशन, देन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अप टू 5 एक्सहेलेशन, एंड देन यू आस्क द बेबी या पेशेंट टू कफ और हफ, ताकि जो म्यूकस है जिसको हमने, जिसके ऊपर हमने मेहनत की है, परकस किया है, वो लंग से बाहर निकले, और लंग से बाहर निकले तो अल्टीमेटली आउट ऑफ कमिंग फ्रॉम द लंग्स टू द लार्जर एरिया। देन परकशन बाय द केयर गिवर ओवर द चेस्ट वॉल, जो वो परफॉर्म कर रहा है उस लंग के पार्ट पे जो कि आप चाहते हो कि म्यूकस यहाँ से निकल के लार्जर एयर वे में आए। तो हाथ की जो पोजिशन है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो कप शेप होती है इन ऑर्डर टू होल्ड द वाटर। जिस तरह हम पानी पीते हैं ना, तो हम एक शक्ल कप की बनाते, तो वो सीधा होता है, ये परकशन के दौरान ये उल्टा होता है। तो ये उल्टा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि हम पानी जब भरते हैं तो हमारा फोर आर्म सुपिनेटेड होता है। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, तो इट्स लाइक अ कप, जिस तरह कपिंग की जाती है। सो हैंड इज कप्ड, जिस तरह हम पानी भरते हैं उसका एक शक्ल है, लेकिन बस फेसिंग डाउन होगा, एज यू सी इन द पिक्चर। अब ये जो हैंड कर्व्स है, डेफिनेटली ये चेस्ट वॉल पे पुट किया जाता है, एंड देन ट्रैप्स अ कुशन ऑफ एयर टू सॉफ्टन द क्लैपिंग। इसके जाहिर सी बात, इसमें थोड़ी बहुत एयर भी होती है इन ऑर्डर टू सॉफ्टन द क्लैपिंग, मतलब इतना हार्ड भी ना हो। अब percussion is usually done, as you told you, 3 to 5 minutes, but is usually done forcefully because depend करता है the condition बेबी। अब जैसे कोई ओल्ड पेशेंट है या बल्कियर पेशेंट है, तो जाहिर सी बात है उसमें परकस उस हिसाब से किया जाएगा, हाथ का फोर्स उस हिसाब से होगा, एंड विद अ स्टेडी बीट। स्टेडी बीट मतलब लगातार, ऐसा नहीं एक बार परकस किया तो एक परकशन, एक कप के दूसरे कप में 5 सेकंड का ब्रेक हो। हर ईच बीट शुड हैव अ हॉलो साउंड, मतलब तब तक वो कंप्लीट करेगा जो एक साउंड है, जिस तरह जैसा जैसे हम किसी को थप्पड़ लगाते हैं लेट्स सपोज, तो डेफिनेट किस्म का साउंड आता है। तो वो जो साउंड आ रहा है दैट मीन्स एक बीट। तो हर बीट में कम से कम एक हॉलो साउंड आना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू परकस, आपके हाथ में वो जो थोड़ा सा स्पेस है उसमें हवा भी है, तो उसके साथ चिपकेगा भी, एंड इट विल क्रिएट अ हॉलो साउंड। दैट काइंड ऑफ द हॉलो साउंड मस्ट बी कमिंग फ्रॉम एवरी बीट। तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इन द रिस्ट विद द आर्म रिलैक्स, मोस्ट ऑफ द जो मूवमेंट्स होती है वो रिस्ट में होती है, आर्म रिलैक्स्ड होते हैं, मेकिंग परकशन लेस टायरिंग टू डू। इससे क्या होगा कि परकशन जो है वो कम, आप कम थकोगे, बिकॉज यू आर यूजिंग योर रिस्ट, आर्म, योर आर्म्स आर रिलैक्स। डेफिनेटली हमने उसको कोई बीट नहीं करना कि हम ऊपर से हाथ लेके आए। परकशन इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डन विद द फोर आर्म्स, मेनली विद द wrist, so your arms are basically relaxed. But if the hand is not, if a hand is cupped properly, percussion should not be painful or sting. अगर परकशन प्योरली आप परफॉर्म टेक्निक से कर रहे हो, अपने रिस्ट से कर रहे हो, कप बना हुआ है और वेरी, तो इट शुड नॉट बी टायरिंग। मतलब वो वाला काम नहीं है कि आप हाथ, मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट से आप एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करके हाथ आप आगे करके परकस कर रहे हो, तो ये आपको जल्दी थका देगा। यू शुड वर्क ऑन द शॉर्टर लीवर रादर देन टू चूज। स्पेशल अटेंशन मस्ट बी टेकन नॉट टू क्लैप ओवर, किन चीजों के ऊपर हमें क्लैप नहीं करना चाहिए, परकस नहीं करना चाहिए? ओवर द बोन, नंबर वन, स्पाइन, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, ओवर द स्टमक, विसरल ऑर्गन, एंड देन लोअरिंग रिब्स, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फ्लोटिंग रिब्स, so you should avoid. So to prevent the injury to spleen, you should avoid the
लोअर रिब्स है। लोअर रिब्स मतलब आपके 8 9 10 11 12 जो लास्ट की 3 to 4 रिब्स हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। डिफरेंट डिवाइसेस भी यूज होती हैं, एज आई टोल्ड यू, मैकेनिकल होती हैं जो परकशन और वाइब्रेशंस में यूज होते हैं। सो आस्क योर, जो भी आपका पेशेंट है या जो भी कंसर्न थेरेपिस्ट है, उनसे भी आप डिमांड कर सकते हो, या अगर वो रिकमेंड करता है तो इट कैन बी यूज्ड। वाइब्रेशन, उसके बाद एक और टेक्निक है जिसमें ऑसिलेशन दी जाती है, दैट जनरली gently shakes the mucus, it can move into the larger airways। अब वाइब्रेशन एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप जनरली शेकिंग करते हो, हिलाते हो, राइट, हाथ की मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली। मैं आपको आगे पिक्चर भी शो करता हूँ। सो दैट इट कैन मूव इनटू द, तो जो म्यूकस है जो लंग से स्मॉलर एयरवे से निकला है, वो लार्जर एरिया आउट ऑफ द लंग्स बेसिकली आ जाए। अब जो केयर गिवर है, जो भी अटेंडेंट है, इट प्लेसेस अ फर्म हैंड रादर देन नॉट टू कपिंग में था, फर्म हैंड होगा ओवर द चेस्ट वॉल, ओवर द पार्ट ऑफ, जिस तरह हम किसी चीज को स्मूथली हाथ फेरते हैं किसी चीज से पेल्पेशन के लिए, दैट काइंड ऑफ, ओवर द चेस्ट वॉल, दैट पार्ट ऑफ द लंग टू बी ड्रेन, जो भी आपका टारगेटेड है, एंड टेंसेस द मसल्स ऑफ द आर्म, tenses the muscles of arm and shoulder to create a fine shaking motion। जिस तरह हम किसी चीज को शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, दैट टाइप ऑफ, हाथ बिल्कुल आपका स्मूथ है, कोई कप नहीं बना हुआ। तो व्हेन यू, जब आप स्मूथली किसी चीज के ऊपर हाथ घुमा रहे हो, तो जाहिर सी बात आपके शोल्डर के मसल्स तो काम कर रहे हैं ना। सो देयर इज अ टेंशन इन द मसल। तो केयरफुली आप उसके ऊपर जो है वो, व्हाट वी कैन से, यू विल क्रिएट द टेंस इन द मसल्स ऑफ योर आर्म, आपके मसल्स में और शोल्डर के मसल्स, आर्म और शोल्डर के मसल्स में एक टेंशन क्रिएट होगी, और आप फाइन एक शेकिंग मूवमेंट करते हो। शेकिंग मूवमेंट, यू कैन वॉच सम वीडियोज एज वेल। देन केयर गिवर क्या होगा, लाइक प्रेशर अप्लाई करेगा उस एरिया पे जिसको आपने वाइब्रेट करना है, डेफिनेटली। सो द केयर गिवर में आल्सो प्लेस वन हैंड ओवर द अदर हैंड, देन प्रेसेस द टॉप एंड बॉटम हैंड इनटू द ईच हेडर। मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक हाथ, जस्ट लाइक हम थोरेसिक मैनिपुलेशन करते हैं, तो थोरेसिक मैनिपुलेशन में एक हाथ रख के हम दूसरा हाथ उसके ऊपर रखते हैं। इफ यू फील पेशेंट इज बल्की और आपका फोर्स नहीं लग रहा, यू कैन अप्लाई वन हैंड ओवर द अदर टेक्निक एज वेल, बट एज अ सेक ऑफ वाइब्रेशन, यू डोंट हैव टू गिव द थ्रस्ट, वो जो जंपिंग मूवमेंट है वो नहीं करनी। सो वाइब्रेशन इज डन विद अ फ्लैटेंड हैंड, हाथ आपका सीधा हो, फ्लैट हो, चपटा हो बिल्कुल, नॉट द कप्ड वन जिस तरह हमने ऊपर देखा था। एक्सहेलेशन should be as low as complete as possible। एक्सहेलेशन उसके साथ, मतलब आप फॉर्मली जब कर रहे हो, तो एक्सहेलेशन डाउन, मतलब वो ऐसा ना वो फोर्सफुली सांसें ले रहा हो, सांस छोड़ रहा, एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट, दैट कैन, जिस तरह थोरेसिक मैनिपुलेशन में हम थोरेसिक एक्सहेलेशन करा के एक्सहेलेशन जहां पर खत्म होती है वहां पर करते हैं। दिस इज हाउ यू नीड टू कंसीडर। देन डीप ब्रीदिंग अप्रोच, डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, इट मूव्स द लूजेंट द म्यूकस, म्यूकस को लूज करने के लिए, एंड इट मे लीड टू द कफिंग, उससे कफिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप भी एक टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो, पेशेंट भी डीप ब्रीदिंग कर रहा है। ब्रीदिंग विद अ डायफ्राम, डिपेंड, डायफ्राम इज द मेन, हमारा रेस्पिरेटरी मसल है। बेली, बेली ब्रीदिंग और लोअर चेस्ट ब्रीदिंग, जिसको हम बेली ब्रीदिंग या ब्रीदिंग विद डायफ्राम, मतलब बेली ब्रीदिंग जिस तरह, एंड देन द लोअर चेस्ट ब्रीदिंग इज आल्सो यूज्ड टू हेल्प द पर्सन दैट डीपर ब्रीथ, जैसे हम डीप ब्रीथ लेते हैं, एंड इट गेट्स द एयर इनटू द लोअर, वो लोअर लंग्स तक फिर वो हवा जाती है व्हेन यू टेक अ डीप ब्रीथिंग, जिसको हम बेली ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें बेली आपकी मूव करती है आउटवर्ड, एंड जब आप सांस ले रहे होते हो तो बेली मूव्स बेसिकली आउटवर्ड व्हेन यू आर टेकिंग द ब्रीथ इन, एंड देन सिंक्स इन व्हेन ही या शी ब्रेथ्स आउट। ठीक है। सो जो भी आपका रेस्पिरेटरी या फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो भी आपको इस पोजीशन में, इस टाइप ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ हमने डीप ब्रीथ लिया, लेकिन उसके साथ साथ थेरेपिस्ट की भी असिस्टेंस होती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये जो जितनी भी चेस्ट फिजियोथेरेपी है कितना नॉर्मली परफॉर्म की जाती है, 45, ये 20 से 40 मिनट तक नॉर्मली परफॉर्म की जाती है एक सेशन, और वो भी डिफरेंट कंडीशन के ऊपर। लेकिन जो बेस्ट होता है किस वक्त परफॉर्म किया किया जाए, वो होता है खाने से पहले, बिफोर द मील्स, या 1.5 to 2 hours आफ्टर द ईटिंग। या तो खाने से बिल्कुल पहले किसी भी टाइम कर लो, उसने खाना नहीं खाया तो एनी टाइम यू कैन परफॉर्म। अगर खाना खाया हुआ है, तो कम से कम 1.5 2 घंटे के बाद परफॉर्म की जाए, बिकॉज योर जीआईटी वुड बी डेफिनेटली गेटिंग बिजी इन डाइजेस्टिंग योर फूड, जो आपने खाना खाया है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दो। सो टू डिक्रीज द चांस ऑफ द वोमिटिंग, आपने खाने से इमीडिएटली अप्लाई नहीं करना, कम से कम 1 1.5 या 2 घंटा। अर्ली मॉर्निंग एंड बेड टाइम आर यूजुअली रिकमेंडेड। अर्ली मॉर्निंग जो है और बेड टाइम्स जो है वो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज इससे रिलैक्सेशन भी एक काइंड ऑफ आती है। तो अर्ली मॉर्निंग एंड बेड टाइम दे आर यूजुअली रिकमेंड। लेंथ की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ टाइम डिपेंड करता है कि वो रिकमेंडेड क्या है, बट वो इंक्रीज भी हो सकता है पर्सन, जो पेशेंट है उसकी कंडीशन के हिसाब से। इफ अ पर्सन इज मोर कंजेस्टेड आर गेटिंग सिक, उसके हिसाब से फिर आपका जो थेरेपिस्ट होगा
वो पोजीशन रिकमेंड करेगा कि किस पार्ट को कैसे करना है, जो कि हम आगे पिक्चर में शो करेंगे। नाउ कम टू द डूइंग द सीपीटी कंफर्टेबली, एंड कैसे उसको हम केयरफुल और कंफर्टेबल कंफर्ट के साथ परफॉर्म करें। बोथ द पर्सन विथ cystic fibrosis and the caregiver should be comfortable during the CPT, चेस्ट फिजियोथेरेपी के दौरान। ओके, एक सेकंड, लेट मी क्लियर। ओके, स्टार्ट से पहले पर्सन शुड मूव डेफिनेटली। अगर उसने टाइट क्लॉथिंग कोई वगैरह पहनी हुई है, कोई भी ज्वेलरी वगैरह, बटन शटन वगैरह, जिप वगैरह, वो अराउंड द जो भी एरिया जो भी टारगेटेड है वो हटा दिए जाए। नंबर वन, जस्ट लाइक टी शर्ट्स वगैरह इजी कंफर्ट के लिए पहना दी, जिसमें एरिया एक्सपोज्ड हो, सिंपल, या इन शॉर्ट मिनिमल क्लॉथिंग वुड बी प्रेफरेबल। सो डोंट डू द सीपीटी ऑन बेयर स्किन। वो बिल्कुल जो बेयर स्किन है, बेयर स्किन के ऊपर ना हो, मिनिमल क्लॉथिंग हो सकती है। Caregiver should remove the ring and other bulky jewelry such as watch, bracelet, etc. Keep a supply of a tissue or a place to cough out of the mucus nearby. Now the caregiver should not lean forward. Caregiver जो है वो ज्यादा आगे फॉरवर्ड ना झुका हुआ हो, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द परकशन। बट वो एक अपराइट पोजीशन में होना चाहिए ताकि वो अपनी बैक को बचा सके। द सरफेस दैट द पर्सन विद द CF लाइज शुड बी कंफर्टेबल एट द हाइट ऑफ द केयर। अब जो पेशेंट है या जो जो भी एरिया टू बी एक्सपोज्ड है, जो एरिया टू बी ड्रेन्ड है, वो उस एज कंफर्टेबल एज हाइट पे होना चाहिए जहाँ पे केयर आता हूँ। मतलब उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता कि जो परफॉर्मर है वो अगर छोटे कद का है और आप एक अलग पोजीशन पे खड़े हो, तो उसके लिए वो डिफिकल्टी हो जाएगी टू परफॉर्म। मेनी फैमिलीज फाइंड इट वेरी हेल्पफुल टू यूज पिलो। काफी लोग सोफा कुशन वगैरह, पिलो वगैरह यूज करते हैं, और वो एज अ फॉर द सेक ऑफ द सपोर्ट। अगर वो फॉर एग्जांपल उल्टा लेटा हुआ है, तो आपने चेस्ट पे रख ली ताकि कोई डिफिकल्टी वगैरह जो ना हो। या टिल्टेड टेबल या काउचेज यूज कर लिए, वेजेस कर लिए वगैरह वगैरह। और जो स्पेशली इन्फेंट्स हैं, उनको भी इस तरह पोजीशन किया जाता है, विथ और विदाउट पिलोज एज वेल। परचेसिंग इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट अपने तरफ से सेल करें, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। मेकिंग सीपीटी मोर इंजॉयबल की अगर हम बात करें, तो सीपीटी अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है, तो जो शेड्यूल्ड है चेस्ट फिजियोथेरेपी अराउंड, मतलब ये कुछ कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उस दौरान, अगर बेबी में स्पेशली परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसको आपने टीवी शो दिखा दिया, उस दौरान परफॉर्म कर लिया वगैरह वगैरह, या उसके प्लेइंग एरिया टाइम में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अनकरेजिंग। तो बेबीज के लिए इस तरह की चीजें अनकरेजिंग। अब वो बेबीज कमांड नहीं फॉलो करी, कफ कैसे की जाए, हफ कैसे की जाए, तो यू कैन अनकरेज अ ब्लोइंग और कफिंग गेम एज वेल, जो उसको दिखा दी इसमें वो कफ किया जाता है। अब तो उससे ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती है। जैसे ब्लोइंग होता है, फूंक मारना, वो किसी और चीज के लिए उसको गाइड कर दिया, जस्ट आपका काम निकले, इन शॉर्ट। So instruction during the chest physiotherapy, following diaphragm, describe the position for the chest physiotherapy। डायफ्राम की मूवमेंट क्या होती है उसके दौरान देखेंगे, कौन सा लोब टारगेटेड हो रहा है उसे देखेंगे। पिलो कैन बी यूज फॉर एडिंग कंफर्ट। कंफर्ट ऐड करने के लिए आप पिलो यूज कर सकते हो। कोई बंदा अगर जल्दी थक जाता है, तो जो पोजीशन है वो भी चेंज की जा सकती है। इट डिपेंड्स, बट जो चेस्ट के जितने भी एरियाज हैं, वो परकस वहां पर परकशन जरूर होनी चाहिए। सो प्लीज रिमेंबर टू क्लैप एंड वाइब्रेट ओनली ओवर द रिब्स। ये जो क्लैपिंग और वाइब्रेशन होगी, दैट शुड बी डन ओनली ओवर द रिब्स। अवॉइड क्लैपिंग एंड वाइब्रेटिंग ओवर द स्पाइन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन, स्टमक एंड लोअर रिब्स, तो अपर रिब्स पे हो सकती हैं, ठीक है। और बेयर स्किन, मतलब ओपन स्किन के ऊपर डायरेक्ट परकस ना करें। सेल्फ परकशन, कुछ लोग अपने से परकस करते हैं। दिस इज, पहले मैं आपको ये शो कर दूं, ये सेल्फ परकशन की एक पिक्चर है नॉर्मली, जो आपको दिखाई गई। अगर वो खुद से, नाउ यू कैन सी कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट नहीं है। अपराइट मतलब इस हाइट पे, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा सा वो लेटा भी हुआ, टिल्टेड भी है, बिकॉज उसने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज ए ग्रेविटी असिस्टेंट। तो सेल्फ परकशन फॉर अपर लोब्स, तो आपका जो जो भी पेशेंट है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो अपराइट पोजीशन में खड़ा है या बैठी है, बैठा है। रीच क्रॉसेस हिज चेस्ट टू क्लैप ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट ओवर द मस्कुलर एरिया बिटवीन द कॉलर बैन एंड द टॉप ऑफ द शोल्डर ब्लेड। टॉप ऑफ द शोल्डर ब्लेड मतलब स्केपुला का अपर पार्ट, और कॉलर बोन मतलब क्लेविकल, उसके दरमियान। एंड देन आप उसको रिपीट करते हो अपोजिट साइड पे। यू शुड, योर चाइल्ड कैन आल्सो क्लैप हिज और हर ऑन अपर बैक इफ एबल टू रीच। अगर वो पहुंच पा रहा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि अगर वो खुद से पहुंच पा रहा है, तो अपर पार्ट ऑफ द स्केपुला और कॉलर बोन, स्केपुलर बोन के दरमियान, अपर लोब्स के लिए। अगर आप खुद से भी करना चाहो, तो अगर आपका हाथ पहुंच रहा है, तो दूसरे हाथ से आप इजिली
परफॉर्म कर सकते हो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. नाउ कम टू द अपर फ्रंट चेस्ट फॉर अपर लोब, एज यू कैन सी द थेरेपिस्ट, राइट, कि वो किसके बिटवीन. तो आप जब सिटिंग पोजिशन में खड़े हो, नाउ यू क्लैप ऑन द बोथ साइड्स. लेट मी शो यू ऑन द पिक्चर. अब जब आप बैठे हुए हो अपराइट में, क्लैप ऑन द बोथ साइड ऑफ द अपर फ्रंट, वही वाला एरिया होगा ओवर द मस्कुलर एरिया बिटवीन द कॉलर बोन एंड टॉप ऑफ द शोल्डर ब्लेड, मतलब स्केपुला, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. फॉर अपर बैक चेस्ट और अपर लोब्स की पोजीशन क्या है? Have your child still sit at as you can see, have your child sit up and lean forward. या तो वो बैठा रहे या लेट जाए. ऑन अ पिलो, पिलो कहाँ पर प्लेस किया गया है? ओवर द बैक ऑफ द जो सोफा या जो भी चेयर है, वहां पर प्लेस किया गया है एट 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल के ऊपर स्टैंड. इससे क्वेश्चन दो आए थे, मतलब गल्फ में जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उस पे होता है कि अपर लोब और जो पोस्टीरियर लोब है, दोनों में एंगल नॉर्मल कितनी होती है? तो नॉर्मली एंगल अंडर 30 होती है, तो 0 से 30 डिग्री मेंशन किया जाता है. और जो आप होते हो एज ए केयर गिवर, आप या तो बैठ सकते हो या खड़े हो सकते हो, और फिर आप क्लैप करते हो बोथ साइड्स. कहाँ पर क्लैप करते हो? बोन पे नहीं, उसको तो हम अवॉइड करेंगे. बोथ साइड्स मतलब जहां पर जस्ट अराउंड द निपल्स. तो आप स्टैंडिंग में होते हो या बैठ बैठ भी सकते हो. देन यू क्लैप बोथ साइड्स ऑफ द अपर बैक, अपर बैक के दोनों साइड्स क्लैप करते हो. लेट मी शो यू इन द पिक्चर. ओके, एंड द एरिया सेलेक्टेड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ओके, तो मैं अगर फिर से पिक्चर्स को रिपीट करूं, तो लेट मी शो यू. ओके, दिस द फर्स्ट पिक्चर इज द सेल्फ परकशन. सेल्फ परकशन के लिए एज यू कैन सी कि वो बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं बैठा हुआ, थोड़ी सी लीन्ड है, और वो अगर उसका हाथ शोल्डर पहुंच सकता है. लोकेशन क्या होगी? मस्कुलर एरिया बिटवीन द टॉप ऑफ द शोल्डर ब्लेड मतलब स्केपुला एंड द कॉलर बोन मतलब क्लेविकल. ठीक है, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन सेल्फ परकशन फॉर द अपर लॉब. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, कम टू द दिस पिक्चर. नाउ यू कैन सी एक केयर गिवर या थेरेपिस्ट, केयर गिवर खड़ा है और वो थेरेपिस्ट पीछे, केयर गिवर पीछे खड़ा है, और वो दोनों तरफ से उसको. और व्हाट इज द एरिया? अगेन सेम अपर लोब है, बट नाउ दिस टाइम जो है वो केयर गिवर परफॉर्म कर रहा है. एरिया क्या है? मस्कुलर एरिया बिटवीन वही टॉप ऑफ द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन के दरमियान. दिस इज द अनदर वन पिक्चर. ओके, this is for the upper back chest and upper lobe. Now come the what we are talking about. Okay, now come to this picture. Okay, up. This is for now. Can you see the this picture? This is for the upper front chest for the upper lobe. इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो या तो लेट जाए, ठीक है, आर्म बाय द साइड्स, बिल्कुल साइड पे होंगे हाथ, और थेरेपिस्ट या केयर गिवर जो पीछे खड़ा होगा या बैठा होगा, चाइल्ड्स हेड. ठीक है, नाउ यू क्लैप बोथ ऑफ द चाइल्ड्स बिटवीन द कॉलर बोन एंड द निपल. निपल और कॉलर बोन एज यू कैन सी द हैंड प्लेसमेंट. दिस इज फॉर द अपर फ्रंट चेस्ट अपर लोब्स के लिए, राइट. निपल्स और कॉलर बोन के दरमियान जो भी एरिया है, मस्कुलर एरिया है, दैट एरिया विल बी क्लैपिंग. ओके, दैट एरिया विल बी क्लैप. एंड यू कैन सी द पिलो एज वेल. पिलो भी नीज के दरमियान भी पिलो प्लेस किया गया है, और गर्दन के दरमियान तो ऑब्वियसली. कम टू द लिस्ट, दिस वन पिक्चर, द फिफ्थ वन पिक्चर. दिस इज द लेफ्ट साइड फ्रंट चेस्ट, और यू कैन सी कि जो बेबी है वो ओवर द साइड लाइन में है, राइट साइड पे लेटा हुआ है, और उसका जो लेफ्ट हाथ है वो ओवर द हेड है. अब आप इसको क्लैप किसको कर रहे हो? बेसिकली लेफ्ट साइड पे ये लेटा हुआ है, नंबर वन थिंग. क्लैप किसको करोगे? लोअर रिब्स को क्लैप करोगे. यू विल क्लैप ओवर द लोअर रिब्स जस्ट बिलो द निपल एरिया ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट. डोंट क्लैप अगेन ओवर द स्टमक पार्ट. कम टू दिस पिक्चर. नाउ कम फ्रॉम द राइट साइड फ्रंट चेस्ट. अब जो बेबी है राइट साइड पे लेटा हुआ, राइट साइड पे लेटा हुआ, एंड देन रेजेस हिज और हर राइट. अब उसने राइट हाथ जो है वो ओवर द हेड लेटाया हुआ है. अब आप किसको क्लैप करोगे? लोअर चेस्ट को, बिलो द निपल एरिया ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द राइट चेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव पिक्चर. डोंट क्लैप अगेन पेशेंट्स लोअर रिब केस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. दिस इज फॉर द लोअर बैक चेस्ट लोअर लोब्स के लिए. लोअर बैक चेस्ट लोअर लोब्स के लिए कैन यू सी दिस पिक्चर, जिसपे बेबी जो पेशेंट है, पार्टिसिपेंट है, वो उल्टा लेटा हुआ प्रोन पोजीशन में है. सो लाइंग ऑन स्टमक, लाइंग ऑन द स्टमक मतलब प्रोन पोजीशन. आप क्लैप किसको करोगे? बॉटम ऑफ हिज और हर चेस्ट. जो चेस्ट आगे होती है उसके बिल्कुल बैक साइड पे आप, लेकिन उसका भी बॉटम एरिया जस्ट अबव द एज ऑफ द रिब केज, जहां पर बॉटम एज ऑफ द रिब केज है, रिब केज जहां पर खत्म हो रही है उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर. अगेन आप रिब केज के ऊपर नहीं करते और बोन्स के ऊपर नहीं करते. देन वी हैव नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन लेफ्ट लोअर साइड बैक चेस्ट, लोअर लोब के भी लेफ्ट. अब पेशेंट जो है अगेन
लेटा हुआ है और लेफ्ट साइड का हाथ पहले फॉरहेड पे था, अब बिल्कुल सिंपली सामने आगे की तरफ रखा हुआ है। और जो एज अ थेरेपिस्ट है, आप जो उसको टर्न करोगे, जो थेरेपिस्ट खड़ा होगा या केयर गिवर खड़ा होगा, जिस तरफ पेशेंट का मुंह है उस तरफ से खड़ा होगा, और किसको टारगेट करेगा? लेफ्ट साइड ऑफ हिज आर हर चेस्ट, लोअर साइड। देन वी हैव द राइट साइड चेस्ट, राइट साइड पे वही होगा, फॉर अक्सर भी होगा कि अब वो जो बेबी है वो राइट साइड उसका ऊपर होगा, और थेरेपिस्ट जिस तरफ उसका केयर गिवर जिस तरफ मुंह है उस तरफ खड़े होगा, एंड अगेन यू विल टारगेट द बॉटम एज ऑफ द रिब केज. Okay, this is a clear cut description for a demonstration targeting the different lobes, and I wish this is done. Okay, so we are done with the chest physiotherapy, and that was a short introduction. This is included in the part of my academy. Okay, and if you need this one, you can search the Cystic Fibrosis Foundation on the Google, and you will find. Thank you.